तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दुनिया हमेशा से इतनी वेल कनेक्टेड नहीं थी। तो आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि दुनिया इस इतनी वेल कनेक्टेड कैसे हुई। इस चैप्टर का नाम है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, जो कि बिहार बोर्ड या फिर क्लास 10th में काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। तो आइए समझते हैं इस चैप्टर के माध्यम से दुनिया के बारे में। दोस्तों इस चैप्टर को शुरू करने से पहले सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आएगा वो टॉपिक हमारा होने वाला है क्या, वैश्विक विश्व का अर्थ क्या होता है। दोस्तों ऐसा विश्व जहां विभिन्न देश व्यापार, संस्कृति, तकनीकी और लोगों और विचारों के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ते हैं, इसे हम आधुनिक वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। सदियों में इसका इतिहास प्रमाणित रहा है, सदियों से इसका जो इतिहास है वो प्रमाणित रहा है और कई सारे प्रक्रिया का परिणाम भी हमारे पास है। दोस्तों वैश्विक वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन का अर्थ यह है कि दुनिया जो आज आज जो हम खाते पीते हैं, जो सेलफोन हम चलाते हैं, जो लैपटॉप हम चलाते हैं, वो पहले क्या थे क्या नहीं थे और कितनी कनेक्शन हमारी दुनिया के साथ थी, ये उसके बारे में बात करता है। ऐसा देश, देश, ऐसा भिन्न जगह जहाँ की व्यापार, संस्कृति, तकनीकी, लोग और विचार एक दूसरे से अलग अलग माध्यमों में जुड़े हुए हैं और इसी को आज हम आधुनिक वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ठीक है। और इसकी आधुनिक प्रक्रिया की हम बात अगर करें, आधुनिक प्रक्रिया का भी परिणाम इसका हमको मिलता है। दोस्तों अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है सिल्क रूट के बारे में। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि सिल्क रूट था क्या। तो प्राचीन काल में एशिया, यूरोप, उत्तरी अफ्रीका को जोड़ने वाला एक व्यापारिक मार्ग था ये। ठीक है। ये एक रास्ता था जो कि यूरोप, अफ्रीका को जोड़ता था। एशिया, यूरोप और उत्तरी एशिया को जोड़ने वाला एक मार्ग था। इसकी विशेषताएं थी कि चीन से रेशम का व्यापार होने के कारण इसका नाम सिल्क रूट पड़ा और केवल वस्तुओं ही नहीं बल्कि विचारों, धर्म और संस्कृतियों का भी आदान प्रदान यहाँ से होता था। अब व्यापार किन वस्तुओं का होता था, तो रेशम का, मसाले का, कपड़ा का, चीनी मिट्टी के बर्तन का, सोना और चांदी का। और प्रभाव इसका क्या पड़ा, तो बौद्ध धर्म भारत से चीन और अन्य देशों तक पहुंचा और विभिन्न सभ्यताओं के बीच संस्कृति संबंध मजबूत हुए। दोस्तों क्या है कि बौद्ध धर्म का जो उत्पत्ति मानी जाती है वो हमारे देश भारत के बिहार से मानी जाती है और बिहार से बौद्ध धर्म का चाइना तक पहुंचने में सिल्क रूट का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जब एक रास्ता व्यापार के लिए खोला जाता है ना दोस्तों, तो सिर्फ वहां पर वस्तुओं का व्यापार नहीं होता बल्कि हमारी सामाजिक संस्कृतियों की भी आदान प्रदान होती है, हमारे धर्मों की भी आदान प्रदान होती है, विचारों की आदान प्रदान होती है। और यही एक कड़ी बना सिल्क रूट, जिसके कारण भारत के बिहार से उठ करके बौद्ध धर्म चाइना जैसे देश तक पहुंचा। और आप ध्यान रखिएगा कि किस किस चीज का व्यापार होता था, तो रेशम का, मसाले का, कपड़े का, चीनी मिट्टी के बर्तन का, सोना और चांदी का। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि बौद्ध धर्म भारत से चीन तक इसी माध्यम से पहुंचा था। दोस्तों इस मार्ग में लगभग ये मार्ग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में था और उस समय से यहाँ पर व्यापार किए जा रहे थे इस रास्ते के माध्यम से, जहाँ से रेशम का आदान प्रदान, मसाले का आदान प्रदान किया जाता था, कपड़ों का आदान प्रदान किया जाता था, चीनी मिट्टी के बर्तन वगैरह वगैरह। अब इस दौरान भोजन और यात्रा का क्या प्रभाव था। दोस्तों जब हम भोजन और यात्रा की बात करते हैं तो नए खाद्य पदार्थ का प्रसार होना शुरू हो गया, जैसे नूडल्स चीन से पश्चिमी देश पहुंचे। अभी मैंने कहा ना कि संस्कृति, विचार सब आदान प्रदान होते हैं, तो चीन का नूडल्स पश्चिमी देश में पहुंचा। पास्ता इटली में लोकप्रिय हुआ। आलू, सोयाबीन, मक्का, टमाटर जैसे खाद्य पदार्थ विश्व भर में फैलने लग गए। अमेरिका की खोज भी इसी का प्रभाव का नतीजा है कि 16वीं शताब्दी में यूरोपीय लोगों ने अमेरिका की खोज कर दी। अमेरिका से यूरोप और एशिया के नई फसलें यहाँ तक पहुंचने लग गई। ठीक है। और आयरलैंड में आलू का महत्व बढ़ गया। आलू गरीब लोगों का मुख्य भोजन बन गया। बाद में आलू की फसल खराब होने से भयंकर अकाल भी पड़ा था दोस्तों। तो ये जो भोजन और यात्रा का प्रभाव है ना, सिल्क रूट ने काफी हद तक बहुत इसका प्रभाव दिए। नए खाद्य पदार्थ का प्रसार तो आप समझ ही रहे कि हर जगह जगह पर अब नूडल्स वगैरह जो है चीन में खाया जाता है, तो उसकी लोकप्रियता जो है पश्चिमी देशों में पहुंची। पास्ता जो है इटली में लोकप्रिय हो गया। खैर अभी तो नूडल्स, पास्ता ये सब सभी देश के लोग खाते हैं। तो वो तो उस समय की बात थी जब सिल्क रूट चल रहा था। तो किस तरह से उस समय पर ये सब चीजें फेमस थी। बीमारी का भी प्रभाव पड़ा। यूरोप से अमेरिका तक चेचक जैसी बीमारियां फैल गई और यूनानी लोगों ने प्रतिरोधक क्षमता न होने के कारण लाखों लोग
मारे भी गए। अब यूनानी लोग की जो थी ना वो रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी कम थी और कम होने के कारण चेचक से कई सारे लोगों की जान चली गई। जी हाँ दोस्तों, ये चेचक वही बीमारी है जिसको अपने देश में हम लोग माता जी भी बोलते हैं। एक तरह का साइंटिफिक बीमारी है जो कि बहुत फैला। अब कोई चीज, अभी बात हुई थी ना कि चीजें आदान प्रदान होती है तो कोई चीजें फैलती है, कोई चीजें सिपटती है और हर चीज होता है ना। इसके बाद आया विजय, बीमारी और व्यापार। दोस्तों इसके माध्यम से यूरोप का विस्तार हुआ। यूरोपीय देशों ने नई भूमि की खोज करनी शुरू कर दी। स्पेन और पुर्तगाल में सबसे पहले समुद्री जहाजों के बेड़े आगे बढ़ने लगे। ठीक है। और बीमारी का प्रभाव तो आपको पता ही है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे, देखते हैं। तो आप इसको याद रखिएगा कि उपनिवेशवाद का भी यहाँ पर विकास होता है। यूरोपीय शक्तियों ने अमेरिका और एशिया को उपनिवेश स्थापित कर दिया और प्राकृतिक संसाधनों और श्रम का शोषण किया जाने लगा। अब रास्ता खुलेगा तो कई सारे चीज आएंगे ना। यूरोपीय विस्तार हुआ, बीमारी का प्रभाव आया और उपनिवेशवाद का विस्तार हुआ जब यूरोपीय शक्तियों ने अमेरिका और एशिया के कई देशों को अपना उपनिवेश स्थापित कर दिया और हमारी प्राकृतिक संसाधनों का, श्रम का शोषण किया जाने लगा। मतलब अपने मन मुताबिक उपयोग किया जाने लग गया। ठीक है। और जब अपने मन मुताबिक उपयोग होना शुरू हो जाता है ना भाई, तो बहुत गड़बड़ सी बात हो जाती है। चलिए आइए अब जानते हैं 19वीं शताब्दी और विश्व की अर्थव्यवस्था। दोस्तों 19वीं शताब्दी में तीन मुख्य प्रभाव हुआ करते थे कि व्यापार का विस्तार, श्रमिकों का प्रवास और पूंजी निवेश। पहला चीज कि व्यापार का विस्तार करना है, कैसे करना है, क्या करना है, इस पर निर्भर होता था। श्रमिकों का प्रवास, अब रोजी रोजगार के लिए लोग प्रवास करते थे एक जगह से दूसरे जगह, मतलब माइग्रेशन की बात हो रही है। लोग पटना से उठकर दिल्ली जा रहे हैं, पटना से उठकर मुंबई जा रहे हैं, बेंगलोर जा रहे हैं। इसी तरह से 19वीं शताब्दी में भी लोग अपने जीवन को चलाने के लिए आगे बढ़ते थे और पूंजी की निवेश की बात करता है। यहाँ पर दोस्तों 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति का भी प्रभाव पड़ा। क्या हुआ कि पहले हम लोग हाथों से बने चीजों का जो उपयोग करते थे उसकी जगह पर मशीनों का प्रयोग होने लगा, जिससे उत्पादन बढ़ गया। अब अगर आप दिन में 100 शर्ट बनाते थे तो मशीन आने के बाद आप दिन में 200-400 शर्ट बना रहे हैं। यूरोप में उद्योगों का विकास बहुत तेजी से हुआ, बहुत सारी फैक्ट्रियां लगाई गई, कच्चे माल और नए बाजारों की आवश्यकता भी बढ़ने लगे। अब जाहिर सी बात है ना, फैक्ट्री लगेगा, उत्पादन होगा तो बाजार का मांग तो बढ़ेगा। और यहाँ से शुरू होता है वैश्विक अर्थव्यवस्था का निर्माण। देशों के बीच में आर्थिक संबंध मजबूत हुए और विश्व व्यापार में तेजी आई। अब जाहिर सी बात है ना दोस्तों, जब ज्यादा माल उत्पादन होगा, ज्यादा प्रोडक्ट हम बनाएंगे, हमको ज्यादा मार्केट भी लगेगा, तो मार्केट का निर्माण होगा। मार्केट की आवश्यकता बढ़ने लगी क्योंकि लोगों का डिमांड बढ़ा, हमारा प्रोडक्शन बढ़ा, तो जगह भी तो हमें ज्यादा चाहिए, तो मार्केट की आवश्यकता हुई। यहाँ से क्या बना, तो विश्व का अर्थव्यवस्था का निर्माण यहाँ से शुरू हुआ, वैश्विक अर्थव्यवस्था का निर्माण। देशों के बीच में व्यापार होने लगा तो आर्थिक संबंध सही होने लगे, यानी कि आर्थिक संबंध मजबूत होने लगे और विश्व व्यापार में काफी हद तक तेजी आने लग गई 19वीं शताब्दी के अंदर। तो दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि तीन तरह का मुख्य प्रभाव हुआ था: व्यापार का विस्तार, श्रमिकों का प्रवास और पूंजी का निवेश। ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उसके बाद औद्योगिक क्रांति का प्रभाव भी पूछता है और वैश्विक अर्थव्यवस्था का निर्माण। ये सब आप जानते हो कि ये क्या चीजें हैं और कैसे हैं। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज कमेंट किया कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आजकल व्यूज बिल्कुल नहीं आते, तो व्यूज नहीं आ रहे हैं जिसकी वजह से कंटिन्यूअसली वीडियो बना पाने में थोड़ी सी दिक्कत हमें होती है। थोड़ा क्या है कि मन टाइप का नहीं लगता। खैर चलिए आगे हम लोग बात करते हैं अब कॉर्न लॉ की। कॉर्न लॉ क्या था दोस्तों? ब्रिटेन सरकार, अब क्या है कि अब आयात निर्यात हो रहा है ना, लोग एक जगह से सामान उठाते हैं दूसरी जगह बेचते हैं। अब आप जैसा कि जानते हो कि जो अपना भारत है वो ब्रिटेन का उपनिवेश हुआ करता था। उपनिवेश मतलब हम गुलाम थे। हमारे यहाँ से 2 रुपए 1 रुपए के भाव में अनाज उठाया जाता था और ब्रिटेन में महंगे दामों में बेचा जाता था। तो हमारे यहाँ की जो क्वालिटी थी ना दोस्तों वो सुपर होती थी। तो अब मान लो कि ब्रिटेन गई, यहाँ से कॉटन गया, यहाँ से कोई मसाला गया, काफी अच्छा है। अब वही चीज अगर वहां कोई प्रोड्यूस कर रहा है और वही चीज यहाँ से भी जा रहा है, तो जहाँ की क्वालिटी अच्छी होगी आप वहां का सामान उपयोग करेंगे। तो ब्रिटेन में क्या हुआ कि वहां का जो लोकल उत्पाद था उसका उपयोग कम होना शुरू हो गया, लोग बाहरी सामान ज्यादा खरीद रहे थे। तब ब्रिटिश सरकार ने इस पर रोक लगाने के लिए एक लॉ लाया जिसको कहा गया कॉर्न लॉ। इसका उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश किसानों को विदेशी जो प्रतियोगिता है उससे बचाना, जो विदेशी प्रतिस्पर्धा चल रही है उससे बचाना।
अब इसका परिणाम क्या हुआ कि अनाज की कीमतें बढ़ गई। अब क्या हुआ कि यहाँ से अनाज कम जाने लगा, ज़्यादा हो गया, ग बहुत ज़्यादा अनाज जाने लग गया, तो यहाँ शॉर्टेज हो गया, तो अनाज की कीमतें बढ़ गई। अब मान लीजिए वहाँ सामान जा रहा था 5 किलो, अब जा रहा है 2 ही किलो, लेकिन वहाँ पर डिमांड क्या है? डिमांड तो वही रहेगी, तो अनाज की कीमतें बढ़ गई। गरीब लोगों के लिए गरीब लोगों को महँगा भोजन खरीदना पड़ रहा था। तो इसके लिए क्या हुआ कि बाद में आगे चल करके सरकार को कॉर्न लॉ को समाप्त करना पड़ा, और समाप्त होने के बाद क्या हुआ, तो आप सीधा समझ लीजिए कि जो कीमतें बढ़ी थी वो कीमत सस्ती हो गई, अनाज ब्रिटेन में आने लग गया और सस्ते दामों पर मिलने लग गया। उसके बाद उद्योगों में विकास तेज हुआ, जो उद्योग है ना, जो फैक्ट्री वगैरह है, उसको लगाने की जो होड़ थी वो तेज हो गई थी। चलिए अब बात करते हैं श्रमिकों के प्रवास की। दोस्तों प्रवास के कारण बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से हम दो कारण को जानते समझते चलेंगे कि यूरोप में बेरोजगारी ज्यादा थी और गरीबी थी, और दूसरा कारण था कि नई भूमि और रोजगार की खोज में लोग आगे बढ़ रहे थे। अब प्रमुख प्रवासी क्षेत्र, लोग कहाँ जा रहे थे प्रवास करके, तो लोग अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे। अब लोग जब प्रस्ताव करता है ना दोस्तों, जो प्रवास करता है ना, सॉरी, जब लोग प्रवास करते हैं तो प्रवास करने में बहुत सारे प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ते हैं। तो प्रभाव क्या पड़े, तो नई शक्तियों का विकास हुआ, कृषि और उद्योगों का विस्तार होना शुरू हो गया, और स्थानीय लोग का शोषण बढ़ गया। बाहर से लोग आ रहे हैं, आप पर जैसे मन तैसे अपने हिसाब से वो काम करा रहे हैं, कर रहे हैं, तो आपका शोषण तो होगा। इसके साथ साथ नई तकनीकों का भी विकास हुआ, इसका भी प्रभाव पड़ा। हमारे यहाँ पर रेलवे आ गई, स्टीम इंजन आ गया, जहाज चलने लगे, टेलीग्राफ चलने लगा। इसका परिणाम क्या हुआ, यात्रा आसान हो गया और समय कम लगने लगा, व्यापार तेजी से होने लगा, सस्ता हो गया। अब विश्व के देशों के बीच संपर्क बढ़ा, आप टेलीग्राम एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते थे, वहां की खबरें यहाँ, यहाँ की खबरें वहां, और शीत भंडारण तकनीक का भी डेवलप्ड हुआ। देखिए मांस और अन्य खाद्य पदार्थ जो लंबे समय तक सुरक्षित रखना संभव नहीं था, खराब हो जाता था, उसके लिए शीत भंडार तकनीक लाया गया, जिससे ये काम संभव हो गया, और यूरोप में भोजन की उपलब्धता बढ़ गई। अब क्या होता था कि यहाँ से सामान को पैक करना, पैक करके वहां भेजना, तो भेजने में क्या होता था कि सामान खराब होने का टेंशन होता था, कई बार खराब हो भी जाता था। तो तकनीक का विकास होने से क्या हुआ कि शीत भंडारण तकनीक के आने से ये हुआ कि अब खाने को ज्यादा दिन तक स्टोर किया जा सकता था। अब आप तकनीकों के प्रभाव में अगर देखेंगे तो रेलवे, स्टीम इंजन, जहाज, टेलीग्राफ, ये सारी चीजें आई। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान देके आप पढ़ते चलेंगे कि रेलवे कब आया, स्टीम इंजन, जहाज और टेलीग्राफ के बारे में, तो आपको क्लियर समझ में आएगा। बाकी आप लोग इसको लिखते हुए चलेंगे, नोट्स बनाते हुए चलेंगे। बाकी अगर किसी को ये पीपीटी चाहिए, ये पीडीएफ चाहिए, तो वो कमेंट में बताएंगे, तो वहाँ कमेंट करने पर हम आपको जो है वो क्या करेंगे, तो हम आपको ये पीडीएफ मुहैया करा देंगे। ठीक है, आइए अब यहाँ पर देखिए, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं कि तकनीक के बढ़ने से क्या प्रभाव हुआ। तो देखिए यात्रा और समय कम हो गया, ठीक है, यात्रा का जो समय था वो कम हो गया। दूसरा चीज फिर से हाईलाइट कर रहे हैं कि व्यापार तेज और सस्ता हुआ, व्यापार फास्ट हो गया और सस्ता भी हो गया। इस तरह से आपको समझते हुए चलना है। आप छोटे छोटे नोट्स अपनी भाषा में जरूर बनाएंगे। बाकी मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ कि अगर आपको ये नोट्स चाहिए जो मेरा बनाया हुआ है, तो आप कमेंट करेंगे, फिर हम आपको ये नोट्स प्रोवाइड करने का तरीका बता देंगे कि आपको ये नोट्स कैसे मिलेगा। आइए आगे देखते हैं। विदेश के देशों के बीच संपर्क बढ़ गया। अब मान लीजिए आपका एक दोस्त अमेरिका में रहता है और आप भारत में रहते हैं, तो टेलीग्राफ आने से पहले ये बातचीत होना असंभव था, लेकिन टेलीग्राफ आया तो क्या हुआ, आप अमेरिका में बैठे दोस्त के हाल चाल भारत में बैठे पूछ सकते हैं, और आपका दोस्त अमेरिका में बैठा बैठा आपका हाल समाचार यहाँ का वहाँ बात कर सकता है, आपका समाचार ले जा सकता है, आपको दे जा सकता है। तो ये था टेलीग्राफ आने का एक सिंपल सा फायदा जो कि हम लोगों को टेलीग्राफ के आने से हुआ। ठीक है, और भी कई तरह के फायदे हुए, लेकिन फिलहाल हम परिणाम में यही तीन चीज को कंसिडर करके चलेंगे। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इन तीन चीजों को ही लिखेंगे। ठीक है, चलिए, शीत भंडारण आपको बता ही दिया कि क्या है, नई तकनीकी का प्रभाव आपको पता ही चल गया क्या है। तो आगे अब हम लोग देखेंगे कि क्या काम कैसे हो रहा है। तो आगे है उपनिवेश, उपनिवेशिक भारत और विश्व की अर्थव्यवस्था। जब भारत गुलाम था तब भारत की क्या स्थिति थी, तो भारत ब्रिटिश साम्राज्य का महत्वपूर्ण उपनिवेश था, ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे बड़ा उपनिवेश माना जाता था, और यहाँ से कच्चा माल ब्रिटेन भेजा जाता था। जो रॉ मटेरियल है वो ब्रिटिशर्स यहाँ से उठाते थे और वहां पर बेचते थे। जो निर्यात की गई वस्तुएं थी, तो कपास, जूट, अफीम और गेहूं यहाँ से निर्यात की जाती थी और वहां पर ऊंचे दामों में बेची जाती थी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से अगर कपास 1 रुपए में खरीदा उठा कर ले जाया गया है, तो वहां उसी कपास का कपड़ा 500 रुपए में बेच दिया जाता था। तो ये था।
भारत कच्चे माल के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था और यहाँ से ब्रिटेन में कच्चे माल भेजे जाते थे, चाहे वो कोई भी तरह का कच्चा माल हो, कपास हो, जूट हो, यहाँ तक कि अफीम, गांजा बेचा जाता था, भेजा जाता था। आयात करने वाली वस्तुओं की बात करें तो ब्रिटेन में बने मशीन उत्पादित कपड़े यहाँ आते थे। हमारे यहाँ पर हथकरघा सिस्टम चलता था, हाथ से बने हुए कपड़े लोग पहनते थे। ब्रिटेन से जो सामान आना शुरू हुआ, वो कैसा सामान आना शुरू हुआ, तो ब्रिटेन से दोस्तों सामान आना शुरू हुआ मशीन से बने हुए कपड़े, जो कि काफी आकर्षित लगते थे लोगों को। और पहनने में तो अच्छे लगते ही है ना, जो प्रिंटेड कपड़े होते हैं। जो हाथ से बनता था वो तो सादा कपड़ा है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, अब परिणाम क्या हुआ कि भारतीय हस्तलिपि कमजोर हो गई। जो हाथ से लोग सामान बनाते थे वो क्या हो गया, कमजोर हो गया, और किसानों पर आर्थिक दबाव बढ़ने लग गया। अब जाहिर सी बात है कि एक तरफ हाथ से बना हुआ कपड़ा है जो कि सादा है, एकदम प्लेन है, और दूसरी तरफ वही है कि एक अलग टी शर्ट है आपके पास जिसपे पूरा एकदम बहुत बढ़िया बढ़िया डिजाइन बना हुआ है, स्पाइडरमैन बना है, आयरन मैन बना है। तो आप जाहिर सी बात है कि आप प्लेन वाला ना पहन करके आप क्या करोगे, आप वो आयरन मैन और स्पाइडरमैन वाला टी शर्ट पहनना पसंद करोगे। तो जब ऐसा होने लगा तो क्या हुआ कि भारत में तो हम हाथों से बनाते थे, तो हस्तशिल्प उद्योग जो था वो कमजोर होने लग गया। अब जाहिर सी बात है, आपका बिजनेस अगर कमजोर होगा तो आप पर आर्थिक दबाव बढ़ेगा, और वही हुआ। भारतीय किसानों पर आर्थिक दबाव काफी हद तक बढ़ने लग गया, जिससे दिक्कत होने लगी। अब यहाँ पर एक चीज और कि अफीम व्यापार, अफीम की बिक्री बहुत होती थी ब्रिटेन में, यहाँ से निर्यात किया जाता था और बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता था। तो भारत में इसका उपयोग जो है वो क्या करते हैं उसको, भारत में इसका क्या होने लगा, काफी बड़े पैमाने पर क्या होने लग गया, वो अ, उसको क्या बोलते हैं, उपज कराया जाने लग गया। ठीक है, अफीम का उत्पादन, भारत में किसानों से अधिक अफीम उगवाई जाती थी। ब्रिटिश सरकार इसका नियंत्रण करती थी। इस पे जो मालिकाना अधिकार था वो ब्रिटिश सरकार का था, कि कौन कितना उपजाएगा, कैसे उपजाएगा। लेकिन इसको उपजाना था ही था, नहीं उपजाने पर आप ब्रिटिश सरकार के खिलाफ काम करने का आरोप आप पे लग जाता था, ऐसा सिस्टम था। और इसका व्यापार किसके साथ होता था अफीम बेचने का, तो चीन के साथ होता था। ब्रिटेन क्या करता था कि चीन से चाय खरीदता था और बदले में उसे अफीम बेचा जाता था। ठीक है, व्यापार को संतुलित करने के लिए चाय के बदले अफीम दिया जाता था। और परिणाम ये हो गया दोस्तों कि अब चीन में लोगों को अफीम की लत लग गई। चीन में लोगों को अफीम की लत लग गई, और लत ऐसी वैसी भी नहीं लगी, लत इतना भयंकर लगा कि चीन में एक समय पर अफीम युद्ध छिड़ गया था। अफीम युद्ध, तो याद रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर बार्टर सिस्टम पे काम होता था, सामान के बदले सामान दिए जाते थे। वाटर सिस्टम का मतलब आप 9th में पढ़े हैं, वाटर सिस्टम क्या होता है। तो अफीम के बदले चाय पत्ती लेता था, बस। तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे भारतीय मजदूरों का विदेश प्रवास। जब भारतीय मजदूर कहाँ जाने लग गए, विदेश जाने लग गए। उसमें एक मजदूर आता है गिरमिटिया मजदूर। ठीक है, गिरमिटिया मजदूर। अब गिरमिटिया मजदूर क्या होता है, ऐसा मजदूर जिसको अनुबंधित किया गया हो, कहीं एग्रीमेंट बेसिस पर काम कर रहे हैं, अनुबंधित मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। ऐसा मजदूर जो किसी बॉन्ड पेपर पर साइन कर दिया है, या फिर कहीं पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बंध गया है, उसको हम लोग बोलते थे गिरमिटिया मजदूर। इनको इनसे काम कहाँ कराया जाता था, इनको बागानों में और खदानों में काम करने भेजा जाता था। कहाँ पर, बागानों में और खदानों में काम करने भेजा जाता था, जहाँ पे इनकी छुट्टियां संभव नहीं होती थी। बेचारे काम करते करते वही मर जाते थे, लेकिन इनको छुट्टी नहीं मिलती थी। और काम कराने के लिए भेजा कहाँ जाता था, जो प्रमुख स्थान था वो था फिजी, मॉरिशस और कैरेबियन द्वीप पे इनको काम कराने के लिए भेजा जाता था। वहीं श्रीलंका भी ये लोग जाते थे। तो कहाँ कहाँ जाते थे, फिजी, मॉरिशस, कैरेबियन द्वीप और श्रीलंका, जहाँ पर इनको बागानों में और खदानों में काम करने के लिए भेजा जाता था। वहां पर मजदूरों की स्थिति जो थी बहुत दयनीय थी। दयनीय मतलब बहुत खराब थी। कम वेतन मिलता था, जो सैलरी थी वो काफी कम मिलती थी, और काम बहुत कठिन कठिन इनसे लिया जाता था। तो अब इस कड़ी में बात करते हैं भारतीय व्यापारों की क्या भूमिका रही। ठीक है, तो भारतीय व्यापार के यहाँ पर प्रमुख 3 समुदाय हुआ करते थे उस समय पे। पहले थे मारवाड़ी, जो सबसे बड़े माने जाते थे। दूसरे थे चेटियार और तीसरे थे पारसी। ठीक है, इनका काम था अंतरराष्ट्रीय व्यापार, बैंकिंग, कृषि व्यवस्था। ठीक है, ये सारी चीजें। और इनके काम करने के तरीके से, जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है, बैंकिंग है, या कृषि ऋण व्यवस्था है, इन सब से क्या हुआ कि भारतीय व्यापारियों ने एशिया और अफ्रीका में व्यापार नेटवर्क स्थापित कर लिया। इसके बाद दोस्तों हो जाता है विश्व
प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 तक चला। युद्ध का कारण था साम्राज्यवाद, राष्ट्रवाद और सैन्य प्रतिस्पर्धा। ठीक है, राज्यवाद, साम्राज्यवाद, ये सब कारणों से क्या हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ। ठीक है, क्या क्या कारण था? साम्राज्यवाद, राष्ट्रवाद और सैन्य प्रतिस्पर्धा। प्रभाव क्या पड़ा? तो पहले आप ये कारण समझ लीजिए कि युद्ध के कारण क्या थे। साम्राज्यवाद, राष्ट्रवाद और सैन्य प्रतिस्पर्धा। सैनिकों के बीच में आपस में जो है प्रतिस्पर्धा होती थी, मेरा तुम्हारा। राष्ट्रवाद का मतलब देश के लिए प्रेम जब जगता है तो उसको राष्ट्रवाद कहते हैं। आप ये सब पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 में ही, तो एक्सप्लेन करने की जरूरत मुझे नहीं लगती कि है। प्रभाव क्या पड़ा? तो लाखों लोगों की मृत्यु हो गई, दुनिया पर आर्थिक संकट आ गया और व्यापार बाधित हो गया। कई सारे लोग मारे गए, पैसों की बहुत ज्यादा क्षति हो गई। और जब पैसे की क्षति होगी तो आर्थिक संकट होगा, और आर्थिक संकट होगा तो आपका व्यापार खराब होगा ही होगा। भारत पर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उस समय भारत ब्रिटिशर्स का गुलाम था और ब्रिटिश भी ये युद्ध लड़ रहे थे। तो क्या हुआ कि इंडिया के अंदर करों में वृद्धि हो गई, महंगाई बढ़ा दी गई। इस तरह के कई काम जो है भारत के अंदर हो गए। अब है इंटर वॉर पीरियड, अंतर युद्ध काल। इस समय क्या हुआ, युद्ध के बाद क्या हुआ? तो युद्ध के बाद क्या हुआ कि अब बेरोजगारी बढ़ गई और आर्थिक अस्थिरता बढ़ गई थी, क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान, युद्ध होता है तो बहुत ज्यादा नुकसान होता ही होता है। अमेरिका, और यही वो समय था जहां पर अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर देश, सबसे बड़ी शक्ति बन करके बाहर आता है। भले दुनिया में कृषि संकट चल रहे हो, वैश्विक मंदी हो, लेकिन इसी दौरान अमेरिका सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनकर उभरता है। और दूसरा चीज यहाँ होता है कृषि संकट। कृषि उत्पादों की कीमतें गिर जाती हैं, किसानों की आय भी कम हो जाती है। और वैश्विक संकेत की बात करें तो व्यापार में गिरावट होता है, उत्पादन कम हुआ है। लेकिन अंतर युद्ध काल में अगर आपको कुछ याद रखने लायक है तो वो याद रखने लायक है कि अमेरिका इसी समय पर सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरता है। और कैसी शक्ति? तो आर्थिक शक्ति बनकर के उभरता है। इसके बाद आता है 1929 का महामंदी। महामंदी था क्या? तो 1929 में शुरू हुआ विश्वव्यापी आर्थिक संकट था। एक ऐसा संकट जो पूरी दुनिया पर एक साथ आया था, जिसका नाम क्या दिया गया? तो जिसका नाम दिया गया विश्वव्यापी मंदी। और ये आया कब? विश्वव्यापी संकट 1929 में आया। इसका कारण था कि शेयर बाजार अचानक से ठप हो गया, शेयर बाजार जो है वो गिर गया। उत्पादन देश दुनिया में बहुत ज्यादा बढ़ गया और डिमांड हो ही नहीं रही किसी वस्तु की। मान लीजिए हम 1000 शर्ट बना रहे हैं और पहनने वाले 1000 है ही नहीं, डिमांड हो ही नहीं रहा है। तो ये इसका कारण रहा कि शेयर बाजार का पतन होना, अत्यधिक उत्पादन का होना और मांग का कम हो जाना। प्रभाव क्या पड़ा? तो उद्योग धंधे बंद होने लगे, जो फैक्ट्री वगैरह थी बंद होने लगी। अब फैक्ट्री बंद होगी तो जाहिर सी बात है बेरोजगारी बढ़ेगी, और फैक्ट्री बंद हो जाएगी तो विश्व के साथ जो हमारा व्यापार हो रहा है वो अपने आप घट जाएगा। अब हर चीज भारत के पर्सपेक्टिव से हम लोग लेके चलेंगे, भारत पर भी इसका असर पड़ा होगा। तो दोस्तों भारत पे इसका क्या असर पड़ा? तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि जर्मनी ने उस समय पर क्या किया था, अपनी विस्तारवाद की नीति लागू कर दी थी। इसके तहत वो अपनी सीमाओं को बढ़ा रहा था, विस्तृत कर रहा था, जो कि कुछ देशों को पसंद नहीं आया और यहाँ पर दोबारा से विश्व युद्ध छिड़ गया। उसके बाद क्या हुआ? अब इसको एक बात की और दुख थी कि वर्षिया संधि से इसको बहुत असंतोष था, तो वो भी एक कारण माना जाता है इस दूसरे विश्व युद्ध का। प्रभाव क्या पड़ा? तो फिर से भारी जनानी। अब आपको पता ही है युद्ध में क्या क्या होता है। और यहीं पर परमाणु बम का उपयोग किया गया दूसरे विश्व युद्ध में, जो आप जानते हो हिरोशिमा नागासाकी वगैरह में जो बम विस्फोट हुआ था परमाणु का, ये उसी युद्ध के दौरान किया गया था। और आर्थिक विनाश की कगार पर पहुंच गए सारे लोग, आर्थिक विनाश हुआ। और युद्ध के बाद क्या हुआ? अमेरिका और सोवियत संघ, जो आज का रसिया है, वो क्या हुआ? उस समय पर बहुत बड़ी शक्ति बनकर उभरे। पहले अमेरिका आर्थिक शक्ति बनकर उभरा और अब अमेरिका क्या है? महाशक्ति बनकर बाहर आ रहा है। और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना यहाँ से हो जाती है। तब का सोवियत संघ और आज का रसिया एक ही चीज है। सोवियत संघ को ही विखंडित करके रसिया बनाया गया है। दोस्तों ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब युद्ध के बाद है पुनर्निर्माण की बात, ठीक है। तो पुनर्निर्माण में क्या होगा? तो वेटन वुड्स व्यवस्था लागू किया गया 1944 में, ठीक है। ये नई व्यवस्था बनाई गई। इसके तहत क्या हुआ? तो इसके तहत विश्व बैंक स्थापित किए गए, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, मुद्रा कोष IMF बनाया गया। तो विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक बनाया गया और IMF बनाया गया ताकि दुनिया को लोन दिया जाए। इसका उद्देश्य क्या था? तो विश्व अर्थव्यवस्था को
स्थिर बनाना, देशों को आर्थिक सहायता देना। मतलब आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का काम क्या है? तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक क्या करेगा? दूसरे देशों को पैसे दे करके उसको मजबूत बनाएगा, ताकि वो देश जो अभी पिछड़ गया है, वो आगे आ सके। अब पढ़ेंगे हम लोग उपनिवेशवाद का अंत और नई अर्थव्यवस्था। दोस्तों उपनिवेशवाद का सीधा अंत आप समझिए कि इसका मतलब है स्वतंत्रता आंदोलन से। एशिया और अफ्रीका के देशों में स्वतंत्रता एशिया और अफ्रीका के कुछ देशों ने क्या क्या स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। जैसा कि आप जानते हैं भारत 1947 में आजाद हो गया। तो आजाद हो गया तो सिर्फ आजाद होना ही चुनौती नहीं थी। आजादी से पहले जो चल रहा था वो तो दिक्कत थी ही, लेकिन अब आजादी के बाद फिर से कुछ नई चुनौती आ गई। देश में गरीबी, देश में बेरोजगारी, ये सारी चीजें बहुत हद तक बढ़ गई। और यहाँ से फिर आधुनिक वैश्वीकरण का दौर शुरू होता है, जहाँ पर सूचना तकनीकी, इंटरनेट, बहुराष्ट्रीय कंपनी का आगमन, परिवहन और संचार विकास का आगमन होना देश में शुरू हुआ। प्रभाव इसके परे सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। सकारात्मक की बात करें तो व्यापार में वृद्धि हुई, नई तकनीक का प्रसार होने लगा और लोगों को रोजगार के अवसर मिले। वही नकारात्मक की बात करें तो स्थानीय उद्योग बंद होने लग गए। ठीक है, दबाव पड़ा, बंद हो गए और लोगों के बीच आर्थिक असमानता आ गई। एक वर्ग बहुत अमीर होते चला गया और एक वर्ग बहुत गरीब होते चला गया, जो आज भी है। और दूसरी चीज की सांस्कृतिक प्रभाव भी लोगों पर पड़ने लग गए। तो ये आधुनिक वैश्वीकरण एक तरह से सही भी हुआ तो एक तरह से गलत भी हुआ। सकारात्मक क्या पड़ा कि व्यापार में वृद्धि हो गई। व्यापार में वृद्धि होगी तो रोजगार मिलेगा। नकारात्मक क्या पड़ा? स्थानीय उद्योग पर दबाव पड़ा, आर्थिक संकट आई, बंद हो गया। मैंने अब वो जमाना नहीं है जहाँ पर लोग हाथों से बनी चीजों को इस्तेमाल करेंगे। लोगों को मशीन से बनी चीजों को इस्तेमाल करना है। और हाथ से बनी चीजों को बनाने में समय भी तो लगता है ना। एक शर्ट आप 1 घंटे में बनाओगे, 1 घंटे में मशीन 100 शर्ट बना के दे देगा। चलिए अब आपको इस चैप्टर में जो याद रखने की चीजें हैं वो क्या याद रखनी है? तो वैश्वीकरण, विश्व के देश का आपसी जुड़ाव इसको कहते हैं। उपनिवेशवाद, किसी शक्तिशाली देश दूसरे देश पर नियंत्रण। गिरमिटिया मजदूर किसको कहते हैं? अनुबंधित मजदूर को गिरमिटिया कहते हैं। महामंदी 1929 का व्यावसायिक जो संकट था उसको हम लोग महामंदी बोलते हैं। ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है कि सिल्क रूट का महत्व क्या था। एग्जाम में कई बार आते हैं। कॉर्न लॉ क्या था और महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। ये आपके 2 नंबर के क्वेश्चंस हैं जो आपको 2 नंबर दे करके जाएंगे। तो आपको इन सब क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से सब क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करके जाना है। अगर आप चाहते हैं कि आप एसएसटी में अच्छा स्कोर करें ना दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और रोज हमारे साथ पढ़िए। रोज हम शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से आएंगे और लॉन्ग वीडियो के माध्यम से सप्ताह में 2 दिन हम आएंगे। अभी फिलहाल चैनल पे जो व्यूज है वो काफी डाउन है, तो आप थोड़ा उस पर ध्यान दीजिए, थोड़ा चैनल पे व्यू वगैरह बढ़ाइए। अगर व्यूज आते हैं ना, अगर पर वीडियो 50 व्यू भी आने लग जाते हैं तो हमें वीडियो बनाने में कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। हमें मोनेटाइजेशन का कोई लोभ नहीं है, नहीं भी होगा चलेगा। हमारा एक ही मकसद है कि हमको हर एक बच्चे तक पहुंचना है और आप सबको पढ़ाना है। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिए, शेयर कीजिए। ज्यादा व्यू नहीं चाहिए, 50-100 व्यू भी पर वीडियो अगर आते रहता है हम आराम से वीडियो बनाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।